हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज आपका बीके का एग्ज़ाम हो गया। आई होप मैंने बीके के ऊपर जितने ट्रिक के वीडियो बताए थे आप लोग को यूजफुल आया रहेगा और आप लोग के अच्छे मार्क्स आए रहेंगे। प्लस ऑब्जेक्टिव के जितने भी इंपॉर्टेंट आंसर थे, ऑब्जेक्टिव के जो भी आंसर थे मैंने अपलोड कर दिया। बट बहुत सारे लोग स्टूडेंट ने कमेंट किया सर पेपर का डिटेल एनालिसिस करो। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जो डिटेल एनालिसिस मैं कर सकता हूं, अभी कभी उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं। बट मुझे मालूम है यदि हम लोग पेपर को डिटेल एनालिसिस करेंगे तो 1 आवर्स आपका भी वेस्ट जाएगा और मेरा भी वेस्ट जाएगा क्योंकि अभी मेरे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज है। अभी मैं सुपरविजन करके आ रहा हूँ, इसके बाद पेपर भी मुझे बोर्ड के पेपर चेक करने हैं, प्लस आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। तो मेरी बात मानना, आप लोग वीडियो का बीके का वीडियो का डिमांड मत करो, आप लोग अभी इकोनॉमिक्स की वीडियो का डिमांड करो। मैं आप लोग की इकोनॉमिक्स की वीडियो के लिए जितना ज़्यादा है, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं आप लोग की इकोनॉमिक्स के लिए हेल्प करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ और इसके बारे में कुछ आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत केयरफुल्ली सुनना। हर साल का इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो हर बार स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट जाता है। आपको पता क्यों डिफ़िकल्ट जाता है? टोटल 6 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना इकोनॉमिक्स का पेपर जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसके पीछे का जो पेपर पैटर्न है ना, इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न ही काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसके लिए आपके पास 3 दिन के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। वो प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, चैप्टर के बीच में से पूछा जाता है। जैसे ये कि एक मैं लास्ट ईयर का 2022 का पेपर लिया हो। नॉर्मली हर एक पेपर में क्या होता है, एमसीक्यू टाइप्स के मोस्टली फिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। ओसीएम हो गया, एसपी हो गया, अकाउंट्स हो गया। बट अकाउंट के फिर भी इस बार कैलकुलेशन वाले टाइप्स के देखो क्वेश्चन पूछ लिया था। ऐसे इकोनॉमिक्स के जो पेपर पैटर्न होते हैं ना, इसके अंदर का जो ऑब्जेक्टिव होता है एक स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। जैसे यहाँ पर कंप्लीट को रिलेशन टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम पूछा गया था, इस बार पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा वो अलग सवाल है, लेकिन इस टाइप का आ गया। तो आपको जब तक चैप्टर का प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा और आप को रिलेशन के क्वेश्चन पढ़ कर नहीं जाओगे ऑब्जेक्टिव, आप राइट नहीं कर पाओगे फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पे तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आपको फिलअप करना रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डैश, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होना चाहिए, और यहाँ पर आपको दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्राइस थियरी होता है। तो अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की कौन सी थियरी होती है, आपको उसका नाम याद रहना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, नाम याद रहेगा, तो ही आप यहाँ पर लिख पाओगे। एक तो ये रीजन होता है डिफिकल्ट जाने का। दूसरा, गिव यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में जो पूछा गया है, गिव द इकोनॉमिक्स टर्म्स। चलो मान लेता हूँ कि ये वन वर्ड टाइप्स का क्वेश्चन होता है, आपको टर्म्स याद रहेगा, आप लोग लिख लोगे रिवेन्यू पर यूनिट्स। बट दूसरा जो डिफिकल्टी आती है, एमसीक्यू टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, ये भी आप लिख सकते हो, मान लेते हैं हम लोग। ये जो इसके बाद का ये जो क्वेश्चन आता है ना, असर्शन, ये रीजनिंग वाला, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है स्टूडेंट। ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो टॉप लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उसके अंदर काफ़ी बोलते हैं ना मेंटल डिपेंडेंट, मेंटल के ऊपर मतलब दिमाग के ऊपर डिपेंड रहता है, रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक असर्शन आपको दिया रहेगा और एक रीजन दिया रहेगा। उसके बाद भी आपको ये 4 ऑप्शन देने के बाद ये 4 ऑप्शन में से नहीं चॉइस करना होता है। इसके नीचे इन 4 ऑप्शनों को मिलाने के बाद भी ऑप्शन आपको दिया रहता है, तो उसके बाद आपको उसमें से चॉइस करना रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या होती है, डिफिकल्ट लग सकती है। जैसे यहाँ पे एक ऐसे रीजन बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिया है मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनाइसिंग, रीजन में लिखा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज द डिमिनाइसेड रेट। बोलता है जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन स्लो रेट में, मतलब डिमिनाइसिंग कम रेट में ही होती है। तो इसमें क्या है, असर्शन में ए द ट्रू बट आर क्या फॉल्स है, क्या ए फॉल्स है बट आर ट्रू है, क्या बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जैसे इसका ये आंसर होना चाहिए। अभी क्या आंसर होगा इसको एक बार आप लोग चेक करोगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन होने की वजह से डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, आप यहाँ पर देखो, इसके अलावा और डिफिकल्ट क्यों होता है पेपर, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। अभी देखो, एक आपको पूछा जाता है आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अभी आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया रहता है
और उसके कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे आपको बाकी सब में आपको एक वर्ड दिया रहता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया करना होता है। यहाँ पर आपको पूरा एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको पूछ लिया कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, कौन सा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लीकेबल होता है और उसके बारे में 2-4 लाइन लिखो। तो अभी आपको सबसे पहले तो ये सेंटेंस पढ़ के आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लीकेबल होता है। जैसे आशा कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ पर्टिकुलर फर्म, तो ये क्या है, इंडिविजुअल, ठीक है, या हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पे काम कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होता है। तो जब इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको अप्लीकेबल होते हैं तो कैसे इसका राइट आंसर क्या बनेगा, कैसे आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, ये सब चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट कर देती है पेपर को। दूसरा और डिफिकल्टी का रीज़न क्या है, डिस्टिंग्विश 2-2 मार्क्स का पूछा जाता है। चलो मान लेता हूँ कि आप लोग डिस्टिंग्विश याद कर लोगे, लिख लोगे। आपको एक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, सॉरी आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा 12 मार्क्स का, ये लिख लोगे। इसके बाद जो आपको आता है एग्री डिसएग्री, आपको एक्सप्लेन करके बताना रहता है। एग्री डिसएग्री भी आपके चैप्टर के यदि आपके अच्छे से आंसर क्लियर है तो आप कर सकते हो। डिफ़िकल्ट बनाने का एक रीज़न ये रहता है 8 मार्क का आपको ये जो टेबल पूछा जाता है ना, टेबल फिगर के टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, आपको डायग्राम बनाने के लिए पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो इस टाइप के जो ये क्वेश्चन होते हैं पेपर को काफ़ी डिफिकल्ट बना देते हैं। इसके बाद लॉन्ग आंसर मान लो सिंपल है, तो अभी आपके पास स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यदि आप लास्ट मोमेंट पे यदि आप कॉन्सेप्ट पढ़ने जाते हो तो सिंपल सी बात है, आपको जल्दी समझेगा नहीं। सबसे पहला डे आपका क्या रहना चाहिए, असर्शन रीजनिंग वाले आपके क्वेश्चन कर लेना है और हर एक चैप्टर को आपको क्या करना है, कुछ लॉन्ग आंसर निकाल लेना है। सिर्फ उतने लॉन्ग आंसर जो एग्जाम में बार बार आते हैं, या 8 से 10 जो लॉन्ग आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसको प्रिपेयर कर लो। फिर शॉर्ट आंसर पूरा बुक पढ़ने के पीछे मत भागो, आप इसके क्या करो, 15 क्वेश्चन निकाल लो। सिर्फ 15 क्वेश्चन जो मोस्ट आईएमपी है शॉर्ट आंसर के, वो पढ़ कर जाओ। क्यों, क्योंकि आपको 12 मार्क्स का ज़्यादा शॉर्ट आंसर रहेगा, 16 मार्क्स के लॉन्ग आंसर, बाकी सब तो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। यदि आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। पूरा ऑब्जेक्टिव कौन कौन से टाइप्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसको डीप में, इसका आंसर क्यों होगा, कैसे हो सकता है, इसके लिए मेरी बात मानना, आपको लास्ट के ना कम से कम 5 पेपर लेकर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाना है। हम लोगों ने देखा हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 5, ठीक है, 5 साल के पेपर में से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग के लिए हेल्प ये हो सकता है कि लास्ट के 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो। दूसरा, जो टेबल और डायग्राम टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के जो बुक के टेक्स्ट बुक के पीछे आपको क्वेश्चन दिए हैं, कुछ उसमें से कुछ अलग से 21 से प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि आपको जब तक आप अपने आप को सीक्वेंस वाइज, मतलब बोलते हैं ना सेग्रीगेट करके, बोलते हैं ना हर एक क्वेश्चन को, जैसे आपको लॉन्ग आंसर के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करोगे, शॉर्ट आंसर को सेपरेटली प्रिपेयर नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से 20 मार्क के लिए आपको प्रिपेयर करना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव के लिए 5 ईयर्स के पेपर, लॉन्ग आंसर के लिए आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए 6 to 7 लॉन्ग आंसर, मोस्ट आईएमपी लॉन्ग आंसर। तो मोस्ट आईएमपी लॉन्ग आंसर को 6 to 7 को खोज लेना है। शॉर्ट आंसर के लिए स्ट्रेटजी होना चाहिए 10 to 15 मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन लगते हैं शॉर्ट आंसर, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड टाइप्स के क्वेश्चन है, उनको आपको पढ़ के रख लेना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो टेबल और जो रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चन है उसको अलग से प्रिपेयर कर लेना है। तो मतलब क्या, आपको चीज़ों को ना सेग्रीगेट करना है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके प्रिपेयर करना है, और 2 दिन में ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम कि क्या पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद 1 डे आपको रखना है अपने लिए रिवीजन के लिए। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबके पॉइंटर बना लो, पॉइंटर को रीड करो, किस टाइप से टेबल टाइप के कौन से टाइप्स के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको देखो, उसको प्रिपेयर करो। इसके अलावा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में क्या आंसर बन सकता है, कैसे क्वेश्चन के आंसर से क्वेश्चन के अंदर से आंसर आप निकाल सकते हो, इन सब चीज़ों को आपको क्या करना, अच्छे से प्रिपेयर करना है। यदि आपके पास एक डिटेल स्ट्रेटजी रहेगा तो ही इकोनॉमिक्स का पेपर आपको ईजी लगेगा। अदरवाइज हर साल के स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स का पेपर डिफिकल्ट लगता है,
और आपका एक लास्ट पेपर भी यदि डिफिकल्ट चला गया तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बनाना है। मुझे मेरी तरफ से जितनी भी पॉसिबिलिटी होगा मैं आप लोग के लिए जो भी आईएमपी क्वेश्चन के आंसर रहेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया हूँ, वो जाके चेक कर लेना। कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम में मुझे लगते हैं लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एग्री डिसएग्री टाइप्स के, या हम लोग को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन वाले जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यदि आपको लास्ट जो, यदि इस बार का तो क्वेश्चन बैंक है नहीं, यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक मिलता है पिछले साल का, तो उस क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे पहले वो प्रिपेयर करने की कोशिश करो। ऑब्जेक्टिव वो प्रिपेयर करने के बाद आप दूसरे के ऊपर फोकस करो, दूसरे के ऊपर जाओ। मुझे टाइम मिलेगा मैं ट्राई करूँगा आप लोग के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है सब एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।